आई एम रविजन। आज हम एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस के बारे में देखेंगे पार्ट 9 में। और आज हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में थोड़ा समझेंगे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पर कंसेप्चुअल है, तो आपको ज़्यादा उसमें देखना नहीं है। कि जो फॉरेक्स मार्केट है अ, उसको एफएक्स बोलते हैं, करेंसी मार्केट भी। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है कि करेंसी मार्केट है जहां पर क्या होता है कि आपको करेंसीज का एक्सचेंज होता है आपस में। और इसमें आप एक टर्म देख रहे होंगे, उस टर्म का नाम है ओवर द काउंटर मार्केट। ये क्या होता है, मतलब जो फॉरेक्स मार्केट है वो मोस्टली बल्क ऑफ द ओवर द मार्केट काउंटर होता है। उसको ओटीसी भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट। वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने यूएस डॉलर दिया, उसने आपको रुपीज दे दिया। इस जबकि स्टॉक्स में, शेयर्स में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। शेयर्स में स्टॉक्स होते हैं, वो किसी जगह लिस्ट होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, फिर आपको उसके थ्रू खरीदने होंगे। तो जो ओवर द काउंटर मार्केट होता है जिसमें जो दो पार्टीज के बीच में लेन देन हो रहा है, वो दोनों पार्टीज ही इन्वॉल्व रहती है। पर जो एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट होते हैं उनमें क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है और उसके थ्रू डीलिंग होती है। तो पर जो करेंसी एक्सचेंज वाला जो है या फॉरेक्स मार्केट है, वो एक ऐसा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है वैसे ये। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें बल्क जो एक्सचेंज होता है, वो जो बल्क डीलिंग्स होती है, वो क्या होती है, ओवर द काउंटर होती है। उसका मतलब अब ये काउंट ओवर द काउंटर वैसे बना हुआ नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है कि आप टेलीफोनिक ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हो, एप्स पे करेंसी बाई और परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है, मतलब जो इंटरनेट की तरीके से आप ओवर द काउंटर उस तरीके से काउंटर है। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कंसेप्ट रखना है। याद नहीं रखना है, बस समझ लेना है, क्योंकि वो तो ऑप्शंस आएंगे, आपको देखना है। तो ये ओवर द काउंटर मार्केट है, एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन भी है। इसका बल्क है ओवर द काउंटर, पर कुछ पार्ट एक्सचेंज ड्रिवन भी। ये 24 आवर मार्केट है, क्योंकि ये 24 आवर चलता रहता है। और दूसरा, ये हाईली लिक्विड मार्केट है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करेंसीज का एक्सचेंज बहुत चलता रहता है। दूसरा, इसमें जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती है, एवरी 4 सेकेंड रेट्स है वो इसमें फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आप देखिए कि मान लो कि एक दिन में अगर 24 आवर चल रहा है, तो एक दिन में 24 आवर, और ठीक है 24 आवर और इंटू 60 मिनट हो जाएगी, और इतने सेकंड्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई एवरी 4 सेकेंड में ये चेंज होता रहता है। तो इतने चेंजेज हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 4, इतने 24 मिनट 24 आवर 60 मिनट 6, इतना चेंजेस पर पर डे होंगे इसमें चेंजेस। इतनी रेट्स आएगी इन ए डे। ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, इसकी कोई लोकेशन नहीं है, इस टाइप से नहीं है कि भाई हाँ एक जगह ये मार्केट लग रहा है, आपको वहां जाके परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड। ये इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। सेटलमेंट्स अफेक्टेड बाय टाइम जोन फैक्टर, ऑब्वियसली टाइम जोन के कारण सेटलमेंट अफेक्ट होते हैं। क्योंकि इंडिया में बैंक्स हो सकते हैं जो 5 बजे तक काम कर रहे हो, यूएसए में वो अलग टाइम पे जोन पे उसको उसका पेमेंट करेंगे, इस तरीके से तो टाइम जोन का भी फैक्टर अफेक्ट होता है सेटलमेंट ऑफ फंड। जो मार्केट्स अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है या फिजिकल पॉलिसी, बैंक की जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, या गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है, उसका बहुत फर्क पड़ता है इस पे। इस जो फॉरेक्स मार्केट है उसके पार्टिसिपेंट होगा सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ये जो ये फॉरेक्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है। इसका काम है फॉरेक्स के रिजर्व को मेंटेन रखना, वो या फॉरेक्स करेंसी को यूज करना, ताकि मान लो कि उसको कुछ भी होम करेंसी को ऊपर नीचे करना हो तो उसमें काम आएगा। ऐसे कॉमर्शियल बैंक है वो एक अथोराइज डीलर की तरह काम करते हैं, करेंसी एक्सचेंज का भी काम करते हैं, दूसरे करेंसी एक्सचेंज करके अर्निंग भी करते हैं, खुद की लाइबिलिटीज, खुद की असेट्स और लाइबिलिटीज को भी मैनेज करते हैं।
इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, वो भी यही काम करते हैं, जो जिनका काम हो इन्वेस्टमेंट करना है कंट्री से। तो ये हो गए। फॉरेक्स ब्रोकर्स हो गए, जो कि मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। और कॉरपोरेशंस हो गए, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन्स, वो भी जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब जो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट है, उसको कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं? तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं। एक होते हैं जो फंडामेंटल बेसिक फैक्टर्स है, जिनके कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, और ये फर्क लॉन्ग टर्म में जाके फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म में इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में मतलब एक दो दिन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये जो है बिल्कुल मूलभूत जो बेसिक रीजन है वो है फंडामेंटल। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मान लो हमारे पास डॉलर ज्यादा है, सरप्लस होगा, उस केस में हमारे को डॉलर की रिक्वायरमेंट कम है। बेसिकली क्या है कि ये जो कंसेप्ट चलते हैं ना, वो डिमांड और सप्लाई की तरह चल रहे हैं। हमारे लिए डॉलर एक क्या है, चीज है। तो अगर मान लो कि डॉलर 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 है, अब हमारे पास डॉलर का सरप्लस है, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमारे को ओवरऑल पेमेंट का जो बैलेंस है वो है कि हमारे पास डॉलर का सरप्लस है। तो अगर हमारे पास डॉलर की सरप्लस है तो हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट कम है, तो डॉलर की डिमांड कम है, तो उसका मतलब क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। पर अगर हमारे पास डॉलर कम पड़ रहा है, क्योंकि हमें बाहर से जो चीजें खरीदनी है उसके लिए पेमेंट डॉलर में करना है, तो डॉलर कम पड़ गया है, डॉलर का सरप्लस नहीं है, डॉलर का डेफिशिएट है। तो उस चीज की रिक्वायरमेंट डिमांड कम, उस चीज की सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा होगी, तो उसकी क्या, उस केस में क्या होगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। डॉलर की प्राइस बढ़ेगी और रुपये की प्राइस उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का रोल है। ऐसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है हमारा, मान लो कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, अगर ज्यादा ग्रोथ रेट होगी तो ये एक फैक्टर है कि ज्यादा ग्रोथ रेट होगी तो हम ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे। उस केस में हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उस फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो होम करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही फिजिकल पॉलिसी है, जब अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एक्सपांसरी पॉलिसी है, कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि टैक्स कम कर दिए, गवर्नमेंट चाहती है कि जो है थोड़ा सा फिजिकल रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करे, उस केस में भी जो हमारा होगा कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फिर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, और उस केस में भी सेम इफेक्ट होगा जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में होगा। अगर फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन वाली है, उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो थोड़ा सा फायदा रहेगा, आपकी होम करेंसी को थोड़ा सा फायदा रहेगा इन इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी, मान लो कि आरबीआई ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई है, जिससे क्या है कि इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है जब आरबीआई जो इस मॉनेटरी पॉलिसी से। तो अगर मान लो कि उससे भी हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को इम्पेक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट है, तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, मान लो कि इंडिया में रुपीज का ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो लोग क्या करेंगे, जो बाहर के इन्वेस्टर है वो चाहेंगे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि उसको हो सकता है इंडिया के किसी भी स्टॉक्स में, शेयर्स में वो इन्वेस्ट करेगा, रादर देन डॉलर में इन्वेस्ट करने के बजाय वो रुपी के किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि होम करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी शॉर्ट टर्म में। पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लोग खर्चा कम कर देंगे, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी की ग्रोथ, जो इकोनॉमी की जो है वो स्लो हो जाएगी इकोनॉमी। तो उससे क्या होगा, उससे भी करेंसी वीकन हो जाएगी। ये जो फैक्टर्स है ना, इनमें ये जो हम लोग इंडिविजुअल फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं, कंबाइनली मल्टीपल फैक्टर्स का इफेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब आप एग्जैक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते, यू कैन से इट विल हैपन, अगर यही फैक्टर सिंगल फैक्टर काम कर रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनके कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो उसकी करेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर चाइना से वार होता है या कोरोना सिचुएशन आती है, तो इंडिया की या मतलब वार वाली सिचुएशन, उस केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, उस केस की रुपए की डिमांड ही नहीं है, तो उस केस की जो रुपया है वो कमजोर हो जाएगा। मान लो अमेरिका है फॉर एग्जांपल, और देश कोई इफेक्ट नहीं होता है कोरोना से, अमेरिका अफेक्टेड हो जाएगा, तो अमेरिका की जो यूएस डॉलर है, अमेरिका से किसी को लेना देना नहीं रहेगा, तो उस केस में यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉलिटिकल इश्यू जो है, जो कि देश कोई भी कंट्री की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, वो भी करेंसी की
वैल्यू को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्री जिसमें मान लो कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल ही नहीं है, आज बन रही, तो कोई भी बाहर वाला व्यक्ति वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उसको रुपए की जरूरत ही नहीं है, तो वो करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारे बेसिक थे। अगले पार्ट में हम देखेंगे वो टेक्निकल रीजन जो कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट लाते हैं, वो भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। और एक स्पेकुलेशन वाले रीजन, इन दोनों को हम समझेंगे। जो बेसिक रीजन है एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाले वो हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।